आज कुछ तथ्यों से आपका परिचय करवाते हैं। इन तथ्यों से आपकी पहली दफा मुलाकात कब हुई, ये ठीक ठीक आपके आधार कार्ड पर जड़े एक नंबर से तय होगा। अगर आपकी पैदाइश 60 या 70 के दशक की है तो आपको वो धूम धड़ाका और दूरदर्शन पर आने वाली फिल्म का वो प्रचार याद होगा जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर एक मुकम्मल बायोग्राफी आई थी। फिल्म का नाम गांधी था। इसे रिचर्ड एटनबरो ने बनाया था। बेन किंग्सले इसमें लीड रोल में थे। बाद में ये सामान्य ज्ञान से जुड़ा एक सवाल भी बन गया था, क्योंकि भानु अथैया को इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम की कैटेगरी का ऑस्कर अवार्ड मिला था। अकादमिक भाषा में कहें तो एकेडमी अवार्ड। दुनिया का सिनेमा से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा अवार्ड है। हमने याद कर लिया। कुछ बरस आगे हुए तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके बिस्तर पर ही वैसी ही एक ट्रॉफी सौंपी जा रही है। फिर हमने अखबार में पढ़ा इन बुजुर्ग का नाम सत्यजीत रे है। ये हिंदुस्तान के महानतम फिल्म मेकर्स में से एक हैं और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड मिला। दिन आगे बढ़े। अगर आप 80 या 90 के दशक के हैं तो आपको क्रिकेट के प्रति अपना रोमांच और वो रोमांच जब बड़े पर्दे पर नजर आया वो क्षण याद होगा। आपको याद होगा एक ही दिन 2 फिल्में रिलीज हुई थी, लगान और गदर। एक में भावुक नारे वाली देशभक्ति थी और इसमें एक बड़ी महीन बुनावट थी। डीओपी अनिल मेहता ने इसको शूट किया था। इसको आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था। इसमें आमिर खान लीड रोल में थे। ये लगान थी, भारत की फिल्म। और इसी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फिल्म यानी विदेशी भाषाओं में अमेरिका की दृष्टि से बनी फिल्मों की कैटेगरी में फाइनल नॉमिनेशन हासिल किया था। 5 फिल्मों की सूची में जगह बनाई थी। पूरे देश में हल्ला मचा हुआ था, क्या लगान ऑस्कर जीत पाएगी? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऑस्कर को लेकर हमारी उम्मीदें बढ़ तो गई ही थी। इसके बाद हमने याद किया कि बुजुर्गों के ज़माने में भी एक मदर इंडिया फिल्म बनी थी, कमाल की फिल्म थी, और उसको भी बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऐसे ही नॉमिनेट किया गया था। पर विनर कौन थे? भानु अथैया 1, सत्यजीत रे 2। फिर फिल्म आई उस दशक के बीतते हुए स्लम डॉग मिलियनेयर। हमें नाम याद हो गए रसेल पोटकुट्टी, जिनको साउंड डिज़ाइन के लिए मिला। हमें नाम याद हो गए AR रहमान, गुलजार और ऐसे ही कितने नाम, क्योंकि जय हो के लिए और इस तरह के गानों के लिए साउंड डिज़ाइन के लिए हमें ऑस्कर मिला। हम खुश हुए, पर कई लोगों ने ध्यान दिलाया कि भारत के इन चहेते कलाकारों को विश्व के मंच पर तारीफ मिली, क्योंकि एक विदेशी ने, एक ब्रिटिशर ने भारतीय के लिखे विकास स्वरूप के लिखे उपन्यास Q&A पर यह फिल्म बनाई स्लम डॉग मिलियनेयर। लेकिन विशुद्ध रूप से एक भारतीय को ऑस्कर मिले और वो भारतीय प्रोडक्शन हो, इसको लेकर इंतज़ार बना रहा। अब कैलेंडर में साल है 2023 और ये सब कुछ बदल चुका है। भारत के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। भारत की झोली में फिल्म मेकर्स के रास्ते 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं। इसलिए हमें लगा कि इन ऑस्कर अवार्ड्स के बहाने विस्तार से भारत के सिनेमा पर और उस सिनेमा में इस अवार्ड के बाद क्या तब्दीलियां हम देख सकते हैं, दुनिया के स्तर पर किस तरीके का रिकॉग्निशन मिल रहा है इंडियन सिनेमा पर, इस पर विस्तार से बात करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये है दी ललन टॉप शो। फिल्म RRR और इसका गाना नाटू नाटू, इसे मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड। दूसरी फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स, इसे मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर। डॉक्यूमेंट्री में 2 आदिवासियों और एक हाथी के रिश्ते के बारे में दिखाया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया कार्तिकी गोंजाल्वेज ने और प्रोड्यूस किया गुनीत मोंगा ने। ये दोनों ही अवार्ड पहली बार भारत के हिस्से आए हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि पहली बार भारत की फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। इतिहास बन गया। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी है, पहले भी मिला है। और जैसा मैंने आपको बताया, रहमान की तस्वीर उस ट्रॉफी के साथ और भी कई चीज़ें। पर याद रखिए, भारतीय व्यक्ति को ऑस्कर पहले कभी भानु अथैया के रूप में मिला, कभी AR रहमान के रूप में मिला, लेकिन भारतीय फिल्म को ऑस्कर पहली मर्तबा मिला है। इसलिए इसको अलग से रेखांकित किए जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि 80 के दशक में बनी गांधी या 1992 में सत्यजीत रे को मिला ऑस्कर, या 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए मिला ऑस्कर, म्यूज़िक के लिए, लिरिक्स के लिए। ये इनके मायने
नहीं हैं, इनके मायने भी हैं, लेकिन इस बार हमने एक बड़ी लकीर खींची है और इसीलिए इस पर विस्तार से बात की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की भी है कि हम याद रखें कि किस तरह से सलाम बॉम्बे, किस तरह से लगान और किस तरह से मदर इंडिया वैश्विक मंच पर पहुंची। और ऑस्कर मिलना सिर्फ इससे तय नहीं होता है कि फ़िल्म कितनी अच्छी है, इसके लिए आप वहाँ पे जो एकेडमी में वोट डालने वाले लोग हैं उनमें से कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी फ़िल्म दिखा सकते हैं, इस तरीके का प्रचार लॉबिंग भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि फ़िल्म अच्छी ना हो तो भी सिर्फ लॉबिंग और इश्तिहारों के सहारे काम चल जाए। इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दांवपेच भी हैं, इसलिए हमने विस्तार से कई प्रबुद्ध लोगों से भी बात की जो इस बिज़नेस को समझते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की बात, नाटू नाटू गाने को एम कीरवानी ने कंपोज किया है। इसके लिरिक्स लिखे थे चंद्र बोस ने। दोनों को ही आपने ऑस्कर के मंच पर देखा। गाने को गाया था राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने। नाटू नाटू को कोरियोग्राफ किया प्रेम रक्षित ने। RRR को SS राजमौली ने डायरेक्ट किया था, राजमौली जिन्होंने बाहुबली बनाई। अवार्ड फंक्शन में ऐलान से पहले बाकायदा गाने को परफॉर्म भी किया गया। राहुल और काल भैरव ने मंच से गाना गाया, लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प तस्वीर। गाने को इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे आती हैं। दीपिका जब गाने का परिचय दे रही थी तो ऑडियंस में बैठे लोगों ने जितना RRR और नाटू नाटू को चीयर किया उतना किसी को भी नहीं। ऐलान हुआ तो डायरेक्टर राजामौली खुशी से उछल पड़े, मंच पर पहुंचे। MM कीरवानी और चंद्र बोस का चेहरा कामयाबी की सारी कहानी कह रहा था। नाटू नाटू गाना बनने के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। इसके डांस स्टेप्स में एक किस्म का जोश है, ऊर्जा है, जो आपको थिरकने पर मजबूर करे। जितनी मुश्किल वो स्टेप करने में लगती है उतना ही मुश्किल उन्हें बनाना भी था। ऊपर से रामचरण और जूनियर NTR जैसे दिग्गज स्टार्स के साथ ये शूट करना तो और भी चुनौती भरा। इस गाने को शूट करने में पूरे 20 दिन लगे। एक गाना 20 दिन में शूट हुआ, 43 रीटेक किए गए। फिल्म के हीरो जूनियर NTR ने भी हालिया बातचीत में गाने से जुड़ा एक अनुभव साझा किया और कहा कि ये हमारे लिए टॉर्चर जैसा था। क्या थे उनके बोल? हमने इस गाने को फिल्म के बिल्कुल आखिरी चरण में शूट किया। इसके लिए हमें 65 दिनों तक टॉर्चर किया गया। हम दोनों एक दूसरे को लिटरली पीट रहे थे। मैं और रामचरण एक दूसरे को मार रहे थे। फिर हमने एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी। राजामौली चाहते थे कि हम सच में एक दूसरे से नफरत करने लगें। फाइनली 21वें या 22वें दिन हमने डिसाइड किया, हमने तय किया कि अब इसे करते हैं। हमने पहले भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स किए हैं, लेकिन नाटू नाटू सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी था, यानी दोनों का रिदम में होना और आसपास के लोगों का भी रिदम में होना, एक लय में पूरी गति का होना। इसके लिए राजामौली भी बहुत टेंशन में थे। ये जूनियर NTR ने कहा। अंदाज़ा लगाइए कि जो 5 मिनट का गाना देख लोग झूम उठते हैं, उसे बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से कम न दिखें। दिलचस्प ये है कि गाने की शूटिंग रूस और यूक्रेन के युद्ध से पहले यूक्रेन में हुई थी। गाने में जो सफ़ेद इमारत बैकग्राउंड में दिखती है वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन। बगल में ही वहाँ की संसद है। शूटिंग की अनुमति यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी थी। जेलेंस्की खुद भी एक्टर और स्टैंड अप कॉमिक रह चुके हैं। राजामौली ने उन्हें शूटिंग की अनुमति देने के लिए स्पेशल थैंक्स भी कहा था। कहानी गाने का कंपोज करने वाले MM कीरवानी की भी कम रोचक नहीं। साउथ में वो कीरवानी है और बॉलीवुड में वो MM करीम है। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, या गली में आज चांद निकला, या जादू है नशा है जैसे लेजेंडरी गाने MM कीरवानी ने ही कंपोज किए हैं। गूगल सर्च करेंगे तो MM करीम लिख कर आएगा, लेकिन बाहुबली और RRR वाली पीढ़ी उन्हें MM कीरवानी के नाम से पहचानती है। कीरवानी RRR बनाने वाले SS राजामौली के चचेरे भाई हैं। दो नाम के पीछे की कहानी ये कि जब कीरवानी की उम्र 30 बरस की थी तो उनके गुरु हुआ करते थे। उन्होंने अचानक से बम की तरह एक न्यूज़ ड्रॉप की कि कीरवानी की असमय मृत्यु का खतरा है। इससे बचना है तो सन्यासी की भांति रहना होगा, वो भी पूरे 1.5 साल तक, परिवार से दूर और मांस भक्षण से भी दूर। परिवार से दूर थे लेकिन काम तो करना ही था। सो गुरु से इसका समाधान पूछा। सुझाया गया कि काम कर सकते हो लेकिन नए नाम के साथ। वहीं से 2 नाम हो गए। अवार्ड लेते समय कीरवानी ने क्या कहा? थैंक यू एकेडमी। मैं कारपेंटर्स की खटखट को सुनकर बड़ा हुआ और आज मैं यहाँ हूँ, ऑस्कर पकड़े हुए। राजामौली और मेरी फैमिली की सिर्फ एक ही इच्छा थी, वो ये कि RRR को इंडिया का हर गौरव प्राप्त करके हमें टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर पहुँचाना है। यहाँ वो कारपेंटर यानी बढ़ई नहीं, बल्कि अमेरिका की मशहूर संगीत जोड़ी कारपेंटर्स की बात कर रहे हैं। अवार्ड का ऐलान हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता, अमिताभ, शाहरुख से लेकर फिल्म जगत की तमाम बड़ी हस्तियां, सब ने बधाई दी, भारत के लिए गौरव का पल बताया। सुनिए सेलिब्रिटीज ने और क्या कहा। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि हमारे इंडिया को एक बार फिर ऑस्कर म्यूजिक में प्राप्त हुआ। जय हो गाना पहले आया था,
रहमान को मिला था और अब करीम को मिला है। बहुत मुबारक। और हमारा देश हर क्षेत्र में आज नंबर 1 है। देख लीजिए, म्यूजिक में भी नंबर 1 हो गया। भारत की ऑस्कर में 2 फिल्मों की जीत इस बात का प्रमाण है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी अब हम हर सीढ़ी पर बढ़ रहे हैं और जल्द ही चोटी पर पहुंचने वाले हैं। एलिफेंट विस्परर्स के निर्माताओं को, निर्देशकों को, गुनीत मोंगा हमारी मित्र को बहुत बहुत बधाई। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में वो ऑस्कर जीती हैं। वाह, मजा आ गया। और राजा मौली की RRR, नाटू नाटू के गाने पर न केवल हिंदुस्तान के लोग आज थिरक रहे हैं बल्कि पूरा वर्ल्ड उनके इस गाने को सुनकर नाच रहा है, झूम रहा है। ये जीत RRR के पूरी टीम को है। राजा मौली साहब को बहुत बहुत बधाई। ऑस्कर मिला है। It's a film produced by a woman from India, and I'm very proud. As a woman, I feel like this is a wonderful achievement that every one of us should celebrate. सुबह मिनी जो इसका ये ऑस्कर्स के बारे में पढ़ा और बहुत खुशी है। एलिफेंट विस्परर जो है वो बहुत ही ह्यूमन नेचर है उसका, और इसके लिए गुनीत मोंगिया और उनके डायरेक्टर को बहुत बधाई देनी चाहिए। नाटू नाटू का सवाल है, देखिए नाटू नाटू में तो मुझे खुद ये गाना जो है, जब मुझे कुछ नहीं होता करने के लिए मैं गाना टीवी पे लगा कर देख लेता हूँ। ऑस्कर अवार्ड के साथ कई असहमतियां और विवाद जुड़े रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इसकी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का स्तर काफी रिफाइंड रहा है। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन की स्क्रीन तक इस खबर से पटी पड़ी है। अंग्रेजी में एक शब्द है कैपेशियस, जिसका एक अर्थ होता है व्यापक। ऑस्कर में अवार्ड मिलना भारत के लिए व्यापक स्तर पर कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये सवाल हमने ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी और मशहूर फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मस से पूछा। भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, सिनेमा प्रेमियों के लिए, क्योंकि जो भी रचनात्मक कृति होती है उसको रिकॉग्निशन चाहिए, अवार्ड चाहिए। और ऑस्कर तमाम विवादों या असहमतियों के बीच भी एक सबसे पॉपुलर अवार्ड है दुनिया का। मतलब वो पहला अवार्ड है मेन स्ट्रीम का जिसके अंदर जो वोटर्स हैं वो क्रेडिबल लोग हैं। मतलब खुद अगर डायरेक्शन कैटेगरी का अवार्ड है तो उसमें डायरेक्टर लोग ही वोट करते हैं, दुनिया के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स। एक्टर की कैटेगरी है तो दुनिया के सबसे अच्छे एक्टर्स उसमें नॉमिनेट करते हैं। तो क्रेडिबिलिटी उस अवार्ड की है। और दूसरा ये है कि इंडिया का पहला ऑस्कर या पहले 2 ऑस्कर्स हैं, पहले भी ऑस्कर्स रहे हैं लेकिन वो इंडियन प्रोडक्शंस का ऑस्कर्स नहीं थे। मतलब वो फिल्में भारत के पैसे से भारत में बनी फिल्में नहीं थी। उसमें या तो प्रोड्यूसर बाहरी था, या वो अमेरिका की फिल्म थी, या ब्रिटेन की फिल्म थी। उसमें कुछ एक एक्टर लोग सिर्फ इंडिया के थे, जैसे स्लम डॉग मिलियनर का एग्जांपल हम ले सकते हैं। मतलब वो तो ऐसी फिल्म थी जो कितने ऑस्कर उसने जीते थे। अनिल कपूर स्टेज पे गए थे, इरफान भी उसमें थे, लेकिन वो इंडियन प्रोडक्शन नहीं थी। उसका डायरेक्टर ब्रिटिश था, उसके जो पैसे लगाने वाले लोग थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो भारत के बाहरी लोगों की डिसीजन मेकिंग थी उसमें। तो ये पहली ऐसी बारी आई है जब 2 ऑस्कर हमको मिले हैं और दोनों फिल्में भारत की फिल्में हैं, दोनों साउथ इंडिया की फिल्में हैं। और उनके जो प्रोड्यूसर लोग भी इंडिया के हैं और एक्टर लोग भी इंडिया के हैं, उनकी कहानियां भी भारत में रची बसी है। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि हर साल ये बात होती है कि ऑस्कर के लिए एक फिल्म भेजी जाएगी जो इंटरनेशनल फिल्म के तौर पे जाती है, और हर बार हम ज्यादा से ज्यादा नामांकन तक पहुंच पाते हैं। लगान पहुंची थी, अभी इस साल भी शेलो शो पहुंची थी, लेकिन पुरस्कार नहीं मिलता है। और ये इसलिए बड़ा पुरस्कार है कि ये जनरल कैटेगरी में गई है। इस बार ये शुद्ध रूप से भारतीय फिल्म है, तेलुगु भाषा की बनी हुई, और उसको ये पुरस्कार मिला है। तो भारत के लिए सचमुच बड़ी बात है और इसका हमें जश्न मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए, मुझे तो लगता है। आज के दिन को एक्सपर्ट्स एक सुर में भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि ऑस्कर के अलावा भारतीय फिल्म टोरंटो और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी सराही जा रही हैं। तो क्या इन सफलताओं से अब वर्ल्ड सिनेमा में भारत का दखल बढ़ने वाला है? विश्व स्तर पर भारत की फिल्मों के लिए क्या नई संभावनाएं दिख रही हैं? पुशान फिल्म फेस्टिवल, हर जगह हमारी मौजूदगी दर्ज की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि भारत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदला है, रवैया भी बदला है, और एक रिकॉग्निशन भी मिला है। उसी की ये एक और नई शुरुआत कह सकते हैं इसको। वर्ल्ड सिनेमा में भारत का दखल कितना बढ़ेगा ये तो फिल्म की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। RRR ने अच्छा बिजनेस किया है। RRR विदेशों में भी देखी गई है, पहचानी गई है। उस हिसाब से RRR का अपना वैल्यू बन गया। फिर से RRR जैसी ही कोई और फिल्म आती है
और उस ढंग से एक्सेप्ट की जाती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो हो सकता है कि फिर से एक मार्केट बने। लेकिन ये कोई प्रेसिडेंट नहीं बनने वाला है, या कोई ऐसी धारा नहीं बन जा रही है या खुल जा रही है कि अब हर साल कुछ ऐसा होता रहेगा। अवार्ड मिला है नाटू नाटू को, वो एक मेन स्ट्रीम की मसाला फिल्म है। जिस मसाला, बॉलीवुड मसाला या इंडियन मसाला को अब तक मजाक की तरह देखा जाता गया है कि यार आपके नाचने का कोई तर्क नहीं बनता, आप पेड़ों के इर्द गिर्द नाचते रहते हो। नाटू नाटू में भी जो नाच का है उसका कोई तुक नहीं बनता है। मतलब कोई अंग्रेज लड़के इस तरीके से डांस के द्वंद में नहीं उलझने वाले हैं। लेकिन ये सिनेमा है, इसमें विश्वास हो जाता है। लेकिन ये इतना और दूसरा क्या है, इस फिल्म में सिर्फ गाने ने ही नहीं जीता है, मतलब गाने ने ही नहीं जीता है, ये गाना कनेक्टेड जिस स्टोरी से है, ये गाना कनेक्टेड जिस डायरेक्टर की क्रिएटिविटी से है, उसको भी जीत मिली है। मतलब अगर नाटू नाटू का आरआर से हटा के देखोगे तो वो गाना किसी काम का नहीं है, सिर्फ उसको अवार्ड नहीं मिल सकता है। जैसे वो सीन आपको याद होगा आरआर में, जो जंगली, वो जो पिंजरों में से बहुत सारे पशु एक साथ निकलते हैं, शेर पेर, वैसे इमेजेस भी वोटर्स के दिमाग से जुड़ी हुई थी कि अरे उस फिल्म का है ये गाना है क्या, अरे गाना भी बहुत अच्छा है यार, अमेजिंग है, ये डांस इन्होंने कैसे किया होगा। ऐसे दिमाग उनका वर्क करता है। तो मेन स्ट्रीम की एक मसाला, इंडियन मसाला फिल्म को एक्सेप्टेंस मिली है ऑस्कर के उस पे, क्योंकि जो उसके और कंपिटिटर्स थे वो थोड़ा रिफाइंड फिल्में थी। नाटू नाटू जिस कैटेगरी में जीती, उसी कैटेगरी में जो दूसरी फिल्में थी उनको रिफाइंड फिल्में बोला जाएगा। और भारत की फिल्मों को जिस मसाला नजर से देखा जाता है, वैसी नजर की फिल्म का जीतने का मतलब ये है कि भारत की जो फॉर्मूला है फिल्म मेकिंग का, उसको एक्सेप्टेंस मिली है, अगर वो ग्रिप कर पाए इंटरनेशनल ऑडियंस को। तो अब एक ये हो जाएगा कि पहली बात तो ये है कि जब एक अवार्ड कोई जीत जाता है ऑस्कर में, तो उसकी अगली फिल्म पे नजर रखी जाती है, उससे अगली फिल्म पे नजर रखी जाती है। तो अब राजा मौली जो अगली फिल्म बनाएंगे, राजा मौली को खुद एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि मैं जाकर हॉलीवुड में दिखाऊं। अब लोग ऑटोमेटिकली जो वोटर्स है वो नजर रखेंगे, यार वो इंडिया का वो मेकर था, वो क्या बना रहा है। अब वैरायटी मैगजीन पहले से आर्टिकल छापेगी, तो हॉलीवुड रिपोर्टर पहले से आर्टिकल छापेगा उस पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा थोड़ा सा बोझ जो है अब थोड़ा हल्का हो गया, कि हम ही को जोर नहीं लगाना है। यानी एक बात बढ़िया हुई, वो ये कि नाटू नाटू ने भविष्य के लिए ऑस्कर में भारत की संभावनाओं को मजबूत किया। अब एक वाजिब सा सवाल, ऑस्कर अवार्ड मिलता कैसे है, कौन लोग उसमें वोट करते हैं? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज वो ग्रुप है जो ऑस्कर देता है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के करीब 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। इनमें से लगभग 9600 वोट करने के लिए एलिजिबल योग्य होते हैं। पिछले एक दशक में वोट करने वालों की संख्या में 65% की बढ़ोतरी हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीते कुछ वर्षों में एकेडमी में कई महिला प्रोफेशनल्स को जगह दी गई, रंग भेद के बैरियर टूटे, साथ ही पूरी दुनिया से कई फिल्मी आर्टिस्ट को वोटिंग के लिए आमंत्रित किया गया। एकेडमी मेंबर्स में से अधिकतर लोग यूएस से होते हैं। इस समय 40 के करीब एकेडमी के मेंबर इंडिया से भी बन चुके हैं। अगर कोई पहले ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुका है तो उन्हें एकेडमी का मेंबर बनाया जा सकता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, एकेडमी में कोई भी फिल्म का जानकार मेंबर नहीं बन सकता। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहली बात, मेंबर फिल्म आर्टिस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, वो थिएटर में रिलीज हुई फिल्मों की प्रोडक्शन में जुड़ा रहा हो। एकेडमी मेंबरशिप को कुल 17 ब्रांच में बांटा गया है। आम भाषा में कहें तो ये एक तरह से अवार्ड के लिए जूरी का काम करते हैं। ये तो हो गई बात कि ऑस्कर में वोट कौन करता है। फिर क्या होता है, पहले फिल्में शॉर्टलिस्ट की जाती हैं, फिर नॉमिनेट होती हैं और आखिर में वोटिंग से जीत तय होती है। किसी भी फिल्म या गाने की जीत के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहली कंटेंट, दूसरी पॉलिटिकली करेक्टनेस और तीसरी फिल्म ऑस्कर के लिए वोट करने वाले एकेडमी मेंबर्स ने देखी हो। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट या शॉर्टलिस्ट होना भी अपने आप में एक वक्त के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन लभेड़ उसके बाद शुरू होती है। पहली चुनौती यूएस और दुनिया भर में फैले एकेडमी मेंबर्स तक ये बात पहुंचाना कि फिल्म ऑस्कर की रेस में है। दूसरी चुनौती उन सभी सदस्यों को अपनी फिल्म दिखाना ताकि वो उन्हें वोट करें। हॉलीवुड फिल्मों के लिए ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, मगर जो फिल्में यूएस में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं या फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत जाती हैं, वो फिर भी आसानी से एकेडमी मेंबर्स का ध्यान खींच लेती हैं, इसलिए उनके अवार्ड जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ आरआरआर ने गोल्डन ग्लोब जीत कर किया, इसलिए उसके अवार्ड जीतने के चांसेस अन्य भारतीय फिल्मों से ज़्यादा थे और उसका नतीजा सामने है। इसके अलावा एक प्रमोशनल कैंपेन भी शुरू करना पड़ता है। फिल्म को मजबूती से प्रमोट करना पड़ता है ताकि फिल्म एकेडमी के सदस्यों तक पहुंचे जो वोट करते हैं, जिनके बारे में भी हमने बताया। मेंबर्स को दिखाने के बाद आप बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको आपकी फिल्म पसंद आ जाए। पहले खबर थी कि आरआरआर ने इस कैंपेनिंग में लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए, पर बॉलीवुड लाइव की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राजा मौली ने ऑस्कर कैंपेन में 80 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आप जानते हैं, भारतीय सिनेमा का इतिहास 1 सदी यानी 100 साल से पुराना है। हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, फिर भी ऑस्कर की अंक तालिका में भारत की मौजूदगी इतनी कम क्यों है? क्या यही सब वजह हैं? सुनिए। बिल्कुल निश्चित रूप से खुलता है। ऑस्कर सारा खेल जो है वो इमेज का और ब्रांडिंग का ही खेल है। अगर ऑस्कर, मतलब ऐसा नहीं है ऑस्कर की मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई, मैं अपने घर जाके बैठ गया और मुझे एक दिन अवार्ड मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ऑस्कर में एक युद्ध लड़ना पड़ता है प्रचार का।
आपको अपनी फिल्म ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को दिखानी पड़ती है, पैसे जेब ढीली करनी पड़ती है। मतलब इसीलिए हमने ये पाया है कि जो भारत की प्रविष्टियां भेजी जाती है उसके मेकर्स का ये अनुरोध होता है सरकार से कि आपने भेज तो दिया हमको, लेकिन वहां जाके हम पैसे हमको चाहिए बहुत सारे प्रमोशन के लिए, तो वो हमारे पास होते नहीं है। तो हमारी संभावनाएं ऑटोमेटिकली घट जाती है। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मेरे मैं मान लीजिए मैं ऑस्कर का वोटर हूँ, ठीक है, और ऑस्कर है 2023 का ऑस्कर होने वाला है और मुझे वोट करना है। अब मुझे वोट करना है तो उस कैटेगरी में मान लीजिए कि 50 फिल्में हैं, मेरे को 50 फिल्में। अब नॉमिनेशन से पहले भी दिखाना चालू कर देते लोग, जैसे कि आरआरआर बाकी कैटेगरीज में भी गई है, तो ओपन कैटेगरी से गई गई है वो, उस कैटेगरी में 50 फिल्में रही हैं इनिशियली, 100 फिल्में रही हैं। अब सब चाहते हैं कि फलाना वोटर देखे, मेरे पास समय भी कम है, और मैं मेरे लिए फिर आपको स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मुझे आपको बुलाना पड़ेगा, तो जिस हॉल में आप स्क्रीनिंग करोगे उसका खर्चा लगेगा। तो ऐसे न जाने कितने वोटर्स हैं, आप उनको कैसे दिखाएंगे, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन है। फिर वहां की जो बड़ी बड़ी मैगजीन है उनको आपको ऐड देना पड़ेगा, उसके बहुत पैसे लगते हैं, और आपको बड़ी तादाद में देना पड़ेगा, उसमें स्पॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो जो वहां के लोकल प्लेयर्स हैं वो स्पॉट्स ले लेते हैं, तो आप ऐड कैसे देंगे। तो प्रचार का जो पूरा तंत्र है ये ऑटोमेटिकली उस सिस्टम की जटिलता है, ऐसी नहीं बात है कि कोई साजिश है या कोई बदमाशी है। वो सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका कल को ऑस्कर जैसा अवार्ड इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाता है, और अमेरिका और ब्रिटेन और इंग्लैंड और डेनमार्क की सारी देशों की फिल्में आती हैं कि हमको जीतना है। अब मुंबई में मान लो वोटर्स बैठे हैं 1000, उन सबको सब अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखाएंगे, और सब कैसे बताएंगे कि देखिए इस नाम की इस देश की मेरी ये फिल्म भी, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसको भी जज करिएगा। तो ऑस्कर में एक डिफिकल्टी ये भी होती है कि जो जीत गई कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरिटोरियस फिल्म थी, वो जटिलता है, वोटर कौन सी फिल्म देख पाया, किस स्थिति में देख पाया, वोटर के दिमाग पे किस फिल्म का इंप्रेशन था। भारत में फिल्में बनाना और विदेशों में उसे पहचान दिलाने के बीच कई लूप होल्स हैं। टेक्निकलिटी और पैसों की कमी के चलते भारतीय फिल्मों का विदेशों में सही से प्रचार नहीं हो पाता है। इन दिक्कतों से उबरने के लिए भारत की सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए, फिल्मों का ये पहलू भी समझ लीजिए। और ऑस्कर जैसे पुरस्कार में जिस प्रकार की लॉबिंग की जाती है, वो लॉबिंग हमारे देश के लोग अभी इतने समर्थ नहीं है कि वो पैसा खर्च कर सकें, वो मेहनत कर सकें और अमेरिका में रहकर वो लॉबिंग कर सकें। लॉबिंग यहाँ निगेटिव सेंस में नहीं है, लॉबिंग एक तरीका है अपनी फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने का। ज्यूरी मेंबर्स, जैसे सैकड़ों ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, उन तक अपनी फिल्म कैसे पहुंचाएं आप। इसके लिए जरूरी है कि हमारी मौजूदगी अमेरिका में हो, वहाँ के और ऐसे देशों में, ऐसी जगहों पे हो जहाँ ज्यूरी मेंबर्स रहते हैं, उन तक ये फिल्म पहुंच सके। इसके लिए लॉबिंग जरूरी होती है और उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। हाँ, जैसे ये अवार्ड मिला है, इसके बाद से हो सकता है कुछ लोग का इंटरेस्ट बने, कुछ और फिल्में ये लोग देखें। अब ये है कि कितना एग्रेसिवली भारत सरकार या भारत के लोग या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अपनी अन्य फिल्मों का प्रचार करती है और उन तक ले जाती है। उसके आधार पर यह तय होगा कि भविष्य की दिशा क्या होगी। सारी कहानी समझ ली। आखिर में एक बात और, भारत की तरफ से छेल्लो शो नाम की फिल्म को ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री के लिए भेजा गया था। ये एंट्री फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भेजी गई थी। आरआरआर इंडिपेंडेंट एंट्री थी और शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स उसे नेटफ्लिक्स की तरफ से भेजा गया था। भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स भी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन उसे ऑस्कर नहीं मिला। तो क्या निराश हो जाएं? कतई नहीं, कोशिश जारी रहे। इस साल 3 में से 2 को अवार्ड मिला, अगली बार ये नंबर और ज़्यादा होगा। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।